जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की बहुत ही हिस्टोरिकल एक डिबेट, जिसमें हमीद भसीन और कमर चीमा के बीच बहुत जबरदस्त लेटेस्ट डिस्कशन किया गया कि पाकिस्तान ने आजादी के बाद क्या किया और क्या इनके हुक्मरानों ने और क्या इनके सेना अध्यक्षों ने क्या किया और कैसे झूठ परोसा गया पाकिस्तान के लोगों को, और अपनी वीर गाथाएं बताते बताते ये झूठ परोसते रहे पूरे पाकिस्तान के आगे सेना का। तो कहीं ना कहीं आज इनकी पोल पट्टी खोल के रख दिया हमीद भसीनी ने, और इसी में एक डिस्कशन किया गया है कि भारतीय सेना जब लाहौर पहुंच गई थी तो ये पाकिस्तानी सेना अधिकारी सारे के सारे प्रचार कर रहे थे कि ये अभी भारत ने सीधा हमला किया है लाहौर पे, जबकि पाकिस्तान की धरती से होके भारतीय सेना ने लाहौर में जाके हमला किया था। तो कैसे ये झूठा प्रचार करते रहे और पाकिस्तान की हुकूमतें और सेना अध्यक्षों ने कैसे बरगलाया रखा पूरे पाकिस्तान को। तो दोस्तों इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सफे की है वो, और जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पिक की जा रही है वो ये है कि जी पाकिस्तान ये चाहता है कि हम तो अगले 100 साल भी इंडिया के साथ हॉस्टिलिटी नहीं चाहते, और हम जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनके साथ अमन चाहते हैं, और ये एक बेसिकली इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की तरफ पाकिस्तान जाना चाह रहा है अपने नेबर्स के साथ। और इसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो मेरा ख्याल है अवाम के सामने लेके आने लगे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि 75 साल पाकिस्तान की कोई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं रही, इसकी क्या वजूहत है। खैर एनी हो, इस पे बात करते हैं, और मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर हामिद भसानी साहब। बैरिस्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जनाब चीमा साहब, थैंक यू। अच्छा बैरिस्टर ये बताइएगा सर, ये मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि बेसिकली तो अभी ये बात कर रहे हैं कि जी 100 साल भी हॉस्टिलिटी नहीं चाहते, लेकिन इमरान खान साहब भी बड़ी सख्त बातें करते हैं, माहौल भी उसी तरह है, कोई तब्दीली भी नहीं आ रही। या आप समझते हैं कि अगर ये डॉक्यूमेंट बना है, मोहिदी यूसुफ ने ये काम किया है, जारी बात है फौज से भी इनपुट ली गई है, सियासतदानों से भी, स्टेक होल्डर से, वो कह रहे हैं हमने तमाम सूबों से, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हमने सबसे इनपुट ली है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई एक माइलस्टोन है? क्या वाकई पाकिस्तान इस तरह चाहता है, या कि ये समझते हैं कि माजी की तरह बस ये बातें हैं और असल में जो है वो चलता रहेगा? देखें जी, ये बड़ा एक थ्रिल क्रिएटिंग किस्म का डॉक्यूमेंट जरूर है, फैसिनेटिंग, लेकिन ये कोई पहला टाइम नहीं है कि ये ऐसे हुआ है। आपको याद होगा कि पहले भी इस तरह का एक डॉक्ट्राइन गालिबन कियानी साहब के दौर में सामने आया था, जिसमें ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि हमारा दुश्मन वो पाकिस्तान के अंदर है, बाहर नहीं है। तो हमारे जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस हैं वो ये हैं कि हम यहाँ लड़ेंगे, बाहर कोई हमारा वो नहीं है। और अगर उस तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान की हमेशा से ऑफिशियल पॉलिसी यही रही है कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है और हमने किसी के खिलाफ लड़ना नहीं है। उसमें सिर्फ एक चीज रही है, वो है लफ्ज के, यानी कश्मीर, जिसने जाके तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया। वरना ऑफिशियली तो आप कोई एक डॉक्यूमेंट उठा के देख लेना, मुल्कों के मामले में ये नहीं होता कि ये साहब झूठ बोल रहे हैं या वो साहब सही कह रहे हैं। मुल्कों के मामले में ये होता है कि आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या है जिस पे बाकी लोग रिलाई करते हैं। और ऑब्वियसली तज्जियाकार फिर ये भी देख रहे हैं किसने क्या बयान दिया, लेकिन बेसिकली वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो राइट फ्रॉम 1947 पाकिस्तान की जो है इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन यही रही है कि जी हमारा कोई दुश्मन नहीं और हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते। और डेफिनेटली इस पॉलिसी के बावजूद आप ये देखें कि भारत के साथ ऑलमोस्ट जो है वो 4 जंगें हुई हैं, या 3 कह लें, कारगिल की बात करें तो 4 भी कह लें। तो ये सारी जंगें जो थी, ये जंगें शुरू होने से पहले और जंग शुरू करने के बाद दोनों औकात में पहले ये दोहराया गया कि हमारी पॉलिसी अमन है, हम पड़ोसियों के साथ इज्जत और वकार के साथ रहना चाहते हैं। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें जो हैं वो नजर आती हैं जब हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि जो पाकिस्तान का मोस्ट आकिश किस्म के डिक्टेटर थे, जाहिर है सिविलियन गवर्नमेंट्स को तो कभी खुद पांव टेकने की जगह नहीं मिली, तो उनके बारे में कुछ कहना कि वो इंडिया से दुश्मनी करेंगे या नहीं करेंगे, स्वाय जुल्फकार अली भुट्टो के कुछ एक वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के
लेकिन असल इख्तियार तो बहरहाल मिलिट्री डिक्टेटर्स के पास रहा है, जिनके पास 8 साल 10 साल या 12 साल का अरसा रहा है, और वही असल में पॉलिसी मेकर और ट्रेंड सेटर रहे हैं जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिसी में, चूंकि उनके पास टाइम होता था बहुत ज्यादा। 10-12 साल एक डेकेड है जिसमें आप चीजों को बड़े गहराई से देख सकते हैं, तय कर सकते हैं क्या करना है। उसमें आप ये देखेंगे, सबसे पहले हम अयूब खान को, जो अपने आप को फील्ड मार्शल कहते थे, मिसाल के तौर पे पेश करते हैं कि उन्होंने अमन के लिए क्या क्या कोशिशें की, लेकिन उन्हीं के जमाने में जो है 1965 की जंग भी हुई। अब अगर आप ये देखें कि उस जंग से फौरन पहले और उस जंग के फौरन बाद अयूब खान के बयानात क्या थे, और जाहिर है ये जो आपका नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आया है, ये भी एक टॉप आपका जो फोरम है उसकी तरफ से आया है, ख्वाह वो आपके मिलिट्री जनरल्स इसमें शामिल हों या प्राइम मिनिस्टर्स हों या दोनों मिलके हों, लेकिन जाहिर है ये कहीं नीचे से आने वाला डॉक्यूमेंट नहीं है कि वजारत खारजा ने लिख दिया। तो मैं इसलिए अयूब खान की मिसाल दे रहा हूं कि जंग से पहले अगर आप उनकी सारी खतो किताबत और उनकी मुलाकातों का रिकॉर्ड पढ़ें जो वो अमरीकियों के साथ कर रहे थे, और बाय द वे उनका ज्यादा वक्त गुजरता है अमरीकियों के साथ कम्युनिकेशन में था, क्योंकि उस वक्त दुनिया की आदत ये थी कि सोवियत यूनियन के खिलाफ तो हम वैसे ही उधार खाए बैठे थे, तो दुनिया ऐसे दो ब्लॉकों में तकसीम थी, तो आपने अगर वेस्ट से बात करनी है तो अमेरिका से ही होती थी, और दूसरे ब्लॉक से करनी है तो सोवियत यूनियन से ही होती थी, बाकी किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं। या बाद में 62-63 में जो है चाइनीज फैक्टर भी उसमें इंट्रोड्यूस हो गया था, वरना उससे पहले मुल्क यही दो थे जिनसे बात होती थी। तो अयूब खान जो है उसने हर दफा अमरीकी सफारतकारों को और अमरीकी सदर को ये यकीन दिलाया कि मुझसे बड़ा अमन पसंद आदमी इस कायनात में है ही कोई नहीं। और जंग ये तो बिल्कुल ही बेवकूफों का और इडियट्स का जो है वो काम है। ये कैसे हो सकता है कि मैं किसी तरह अपने किसी पड़ोसी के खिलाफ किसी जंग की बात करूं। अगर आप वो एक सनसनी खेज किस्म की दास्तान है 1965 की, और उसकी आप लामा बालामा रिपोर्ट पढ़ें कि 1965 में अयूब खान की ये जो क्लियर किस्म की कम्युनिकेशन थी अमेरिका के साथ कि हम किसी के साथ कोई जंग नहीं चाहते, आप सिर्फ ये मेहरबानी करें कि इंडिया को कहें कि वो कश्मीर इशू पे जो है हमसे बात करे, और उसको या तो वो जो भी उनके पैरामीटर्स थे इनके अंदर जो है वो हल करे। उसमें आप ये देख के हैरान होंगे कि अयूब खान ने इवन अगस्त में भी उनका यही मौक़िफ़ था। जनवरी में, और इसमें मैं आपको बड़ी दिलचस्प बताता हूं कि जनवरी में इंडिया पाकिस्तान आपस में वर्चुअली लड़ रहे थे, और वो लड़ रहे थे रन ऑफ कच्छ के इशू पे। दोनों ने एक दूसरे के कुछ इलाकों पे कब्जा किया हुआ था, बाकायदा लड़ाई हो रही थी, बंदे मर रहे थे, लेकिन अयूब खान के लेटर आप उठा के देखें कि जिसमें वो यही कह रहे थे कि सवाल ही कोई नहीं कि हम ना तो जो है वो जारियत कर सकते हैं, ना किसी मुल्क पे हमला कर सकते हैं, हम तो ज्यादा से ज्यादा अगर अपनी फौजों को मोबिलाइज कर सकते हैं तो वो डिफेंस के लिए हो सकती है। इसका आप खुद उठा के देख लें जो अमेरिकी डी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट हैं कि जब अमेरिकियों ने इस पे इंक्वायरीज की कि भाई वहाँ क्या हो रहा है, इंडिया शिकायत कर रहा है कि ये हमारे इलाके में घुस गए हैं और मदाखलत कर रहे हैं, तो इन्होंने जवाब में ये जवाब दिया रन ऑफ कच्छ के इशू पे। उसके बाद आप ये देखें कि जब ऑपरेशन जिब्राल्टर इन्होंने लॉन्च किया, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बिल्कुल पुरसकून किस्म के ताल्लुकात थे, कोई लड़ाई नहीं थी, और अयूब खान फार्मूला पेश कर रहा था जॉइंट डिफेंस का। सुतम जरीफी में आपको बताता हूं कि जॉइंट डिफेंस होना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के। अमरीकी सदूर को ये बता रहे थे कि इसके बगैर बर्र सगीर का मुस्तकबिल ही खतरे में है, और ये जॉइंट डिफेंस होगा तो हम दोनों मिलके तो कम्युनिज्म का जो है मुकाबला करेंगे, जो एक बहुत बड़ा खतरा है और हमारे बॉर्डर्स पे खड़ा है। उसमें जब उन्होंने फौजी दाखिल किए तो जाहिर है इंडिया ने अमेरिका से शिकायत की। अब ये इंडिया के बारे में तो बिल्कुल क्लियर है कि वो सोवियत ब्लॉक या नॉन अलाइन का हिस्सा होने के बावजूद, जो कि पंडित नेहरू की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, वो भी हर शिकायत जो है वो अमेरिका के आगे ही लगाते थे। ये मैं आपको बता दूं, अब डॉक्यूमेंट देख के मुझे लगा है पहली दफा कि जिस तरह पाकिस्तान शिकायत लेके दौड़ता है बिल्कुल उसी के साथ साथ वो भी दौड़ते थे। तो उन्होंने शिकायत ये लगाई कि भाई इन्होंने तो आदमी दाखिल कर दिए हमारी सरहद के अंदर। तो अमरीकियों ने उनसे पूछा तो इन्होंने कहा सवाल ही नहीं पता होता कौन से आदमी, वो तो मुजाहिद हैं, या अगर कोई हैं भी इधर से गए हैं तो वो जो आजाद कश्मीर की इनकलाबी हुकूमत है उसने भेजे होंगे।
अब वो आदमी जब स्टक हो गए, ना इन्होंने माना हमारे हैं, ना जो है वो इंडिया की तरफ से कोई उसका काम हुआ, तो आगे जाके इन्होंने दूसरा ऑपरेशन ग्रांड सलाम जो है वो लॉन्च कर दिया उन आदमियों को निकालने के लिए, जिसके नतीजे में 6 सितंबर को इंडिया ने बॉर्डर क्रॉस करके लाहौर पे हमला कर दिया। अब अगर आप वो जंग उसके बारे में पढ़ें तो वो शुरू ही इन अल्फाजों से होती है कि 6 सितंबर को अचानक भारत ने जो है वो अचानक का लफ्ज इसको हाईलाइट करें, लाहौर पे हमला कर दिया और हम हैरान रह गए। यानी आप ये अंदाजा लगाएं, मैं आपको बता रहा हूं कि 1 जनवरी से लेके रन ऑफ कुछ की लड़ाई से लेके ये सारे मार खपाई और ये कुटाई और ये ऑपरेशन, ये चीजें आप देखें, वो सब उन्होंने माइनस करके इरेज कर दी कि ऐसे तो कोई वाकया ही नहीं हुआ। असल में इन्होंने रातों रात हम पे हमला कर दिया। और मजे की बात है कि उसमें जो चीन ने कम्युनिके जारी किया पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे, उसमें भी पहला फिक्रा यही है कि हिंदुस्तान ने जारियत का सबूत देते हुए अचानक 6 सितंबर को लाहौर पे हमला कर दिया। यानी चीनियों ने ये भी गवारा नहीं किया कि हम कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो ले लें, यानी उन्होंने भी बिल्कुल इसको इस तरीके से शुरू किया। तो ये क्या था, उस जंग के दौरान के जितने वाकयात में, उसमें अयूब खान और जुल्फकार अली भुट्टो दोनों ये कहते थे कि हम अनकंडीशनल हर चीज पे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें हमारी शर्त बस एक है कि कश्मीर में या तो रायशुमारी कराई जाए या फिर जो है वो एक उसूल तय कर लिया जाए कि जी चलें रायशुमारी नहीं होती, लेकिन इस उसूल के तहत हम मसला कश्मीर हल करेंगे, इंटरनेशनल गारंटी दी जाए जिसमें अमेरिका शामिल हो और यूनाइटेड नेशन उसमें शामिल हो। अब ये काम को दुनिया का बहुत बड़ा अमन पसंद आदमी कर सकता है ना जी। अब कश्मीर के बारे में ये कहना कि ये हल करते हैं, इसमें तो कोई जंग वाली बात नहीं हुई ना, लेकिन जंग पे उनका अनकंडीशनल ये चीज थी। लेकिन दूसरी ये मैं कह रहा हूं, अवाम को जो कहते थे वो आपके सामने है। वो आप मेरे ढोल सपैया वाले गाने सुने, या जो है पाकिस्तान में क्या हो रहा था 65 की जंग में, क्या जुनून क्रिएट कर दिया गया था, फैज अहमद फैज जैसे लोगों को रेडियो स्टेशन पे बैठा दिया गया था, ये सारी चीजें तो अपनी जगह, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि अंदर से वो क्या कह रहे थे। अब ये शायद मौका था और इस पे भी अयूब खान जो है उसका 100% स्टैंड ये था कि मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, ये जो लड़ाई हुई है ये मेरी मर्जी के बगैर हुई है। अलबत्ता जुल्फकार अली भुट्टो का बहुत ही हार्श किस्म का स्टैंड था। वो कहते थे जी हम लड़ेंगे खाली हाथों से और पत्थरों से लड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका ने इमदाद बंद कर दी थी दोनों की, इंडिया पर। और इसके जवाब में अयूब खान के पास जो है शास्त्री ने ये शर्त रखी थी कि अब भुट्टो को हटाएं, क्योंकि भुट्टो की मौजूदगी में अमन नहीं हो सकता। तो इसमें भुट्टो फैक्टर था। अयूब खान को वो, और उन्होंने कहा कि अगर भुट्टो हट जाता है तो एक मायदा अमन पॉसिबल है। ये शास्त्री के वाज़ेह अल्फाज थे जो उन्होंने अमेरिकी एम्बेसडर के साथ कहे उसके साथ मुलाकात में दिल्ली में।